हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज का टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि क्यों 1 करोड़ के बाद हमें बाकी जो 2 करोड़ 3 करोड़ बहुत आसानी से मिल जाते हैं और बहुत ही कम समय में आ जाते हैं। इसलिए इसका टॉपिक भी है वाई वेल्थ एक्सप्लोर्स आफ्टर 1 करोड़। ठीक है, देखिए बहुत लोगों का सपना होता है कि मुझे 1 करोड़ मुझे मिल जाए या मुझे 2 करोड़ मिल जाए। ठीक है, बहुत से लोग उसको टारगेट भी रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1 करोड़ का जो टारगेट है वो अचीव करने के बाद आगे वाला जो टारगेट है उसको अचीव नहीं करते, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं उनको बताना चाहूँगा कि जितना टाइम 1 करोड़ आपको कमाने में लगता है और आगे के जो 2-3 करोड़ है उसमें आपको टाइम कम लगता है। ठीक है, ये कंपाउंडिंग की वजह से होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो 1 करोड़ जो म्यूचुअल फंड से हम कमाते हैं, ठीक है, बाकी जो स्टॉक है, बाकी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती है उसमें भी मिल सकती है। और उसमें आप देखोगे कि उसमें हमारा क्या रिस्क होता है, उसमें इतना आसान क्यों नहीं होता है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि वाई वेल्थ एक्सप्लोर्स आफ्टर 1 करोड़, एंड यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बेनिफिट ऑफ टारगेटिंग हायर रिटर्न्स। ठीक है, तो आपको टारगेट हमेशा ऊंचा रखना चाहिए कि मुझे 1 करोड़ नहीं, मुझे 2-3 करोड़ 5 करोड़ उसका टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि जैसे आप 1 करोड़ अर्न करेंगे उसके बाद आने वाले जो करोड़ हैं वो आप काफ़ी कम टाइम में अचीव कर पाएंगे, और जितना लंबा टाइम रखेंगे उतना बड़ा टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं वाई वेल्थ एक्सप्लोर्स आफ्टर 1 करोड़। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं कि लोग फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, अलग अलग एसेट क्लास में करते हैं। ठीक है, अभी अगर मुझे 1 करोड़ बनाने हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो मेरे पास वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इंश्योरेंस है, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, देन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अभी स्टॉक की बात मैं समझ सकता हूं क्योंकि स्टॉक कैसा है, हाईएस्ट सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट बोल सकता हूं मैं इसको, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है, काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है, रिस्क भी बहुत रहता है, कैपिटल भी मुझे उसमें अच्छा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो स्टॉक्स जो है हर कोई नहीं कर पाता, उसके लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। अलोन अगर करेंगे तो उसमें वो अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आता है बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स में ऑब्वियसली आप देखोगे टेन्योर बहुत लंबा होता है और काफ़ी बड़ा पैसा उसमें लगाना पड़ता है। तो अगर आप एक मिडिल क्लास है, नॉर्मल आपको अपनी सैलरी से आपको 1 करोड़ बनाना है, तो बॉन्ड्स इम्पॉसिबल टाइप का है। ठीक है, फिर आता है आपका इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस भी आप देखोगे उतना रिटर्न जनरेट करके नहीं देता है जो कि आप कुछ कम टाइम में 1 करोड़ या 2 करोड़ बना सको। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट सेम है बॉन्ड्स के जैसा। ठीक है, आपको काफ़ी लार्ज अमाउंट रखना पड़ता है। बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट में आप देखोगे कॉमन चीज़ क्या है कि ये लोग इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इवन इंश्योरेंस भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पर आता है आपका गोल्ड कई साल तक अंडर परफॉर्म रहा है, कई साल तक अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो गोल्ड आप देखोगे कि एक अच्छी चीज़ है, बट आप देखोगे लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है उसमें। अब ये भी होता है कि बहुत सारे चार्जेस उसके अलग होते हैं। ठीक है, बट गोल्ड बाकी एसेट को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, फिर आपका आता है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड्स क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पे हर एक चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स हम देखेंगे वाई म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, पहला तो आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, मतलब ये कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे एसआईपी कर रहे हो या लमसम कर रहे हो, आपको जो आपका पैसा है आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपका पैसा को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि देखिए आप देखोगे कि अगर आप सिर्फ स्टॉक में करो, गोल्ड में करो, तो आपको काफ़ी टीडियस काम करना पड़ेगा कि मुझे इसमें इतना करना है, मुझे इसमें इतना इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। फिर आता है अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, इवन 500 रुपये से भी लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी अफोर्डेबल है। अभी गोल्ड या बॉन्ड्स में आप जाओगे तो बहुत बड़ा पैसा लगता है, इवन फिक्स डिपॉजिट में जाओगे तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए आपको छोटा सा रिटर्न पाने के लिए। ठीक है, फिर आपका आता है लिक्विडिटी। ऑफकोर्स ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है, तो वहाँ पर हम इसको बाय सेल भी कर सकते हैं। लो कॉस्ट, आप जितना पैसा दे रहे हो काफ़ी कम उसमें देखोगे कि उनका प्रोफेशनल फीस होता है, तो इसलिए इनका लो कॉस्ट है कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, वेल रेगुलेटेड, बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं,
ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोग अलग अलग पॉन्जी स्कीम्स, चिट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहां बहुत सारे लोग उनका पैसा लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि इन्होंने ये वाले पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाया था, ये वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाया था, ये वाले रियल एस्टेट में लगाया था, यहाँ लगाया था। और हमेशा न्यूज़ में फ्रॉड आ जाता है कि 5,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, 10,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, 500 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, हाल ही बंगाल में हुआ था। आप हर जगह देखोगे, ठीक है, कि आपको इस तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड आपको न्यूज़ सुनाई देगी। ठीक है, लेकिन जब आपके सामने सब चीज़ें जो कि वेल रेगुलेटेड है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, आप देखोगे गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, यहाँ पर सेबी जो रेगुलेटरी बॉडी है इसको रेगुलेट करती है, अलग अलग टाइम पे सर्कुलर निकालती है और रूल्स रेगुलेशन लेट डाउन करती है, जिनके वजह से ये लोग उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप एक ऐसे स्कीम में लगाइए जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, जैसे म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, फिर आपका आता है टैक्स बेनिफिट्स। इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी है, आप अंडर सेक्शन 80C उसके अंदर आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। ठीक है, सो म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने जान लिया। अभी यहाँ पर हमारे कुछ गोल्स होते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है मुझे गोल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कि अगर मैं राइट नाउ, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं अभी 27, ठीक है, फ्रॉम 27 अभी मुझे 60 की एज में रिटायर होना है, तो लाइक 33 ईयर्स, तो 33 ईयर्स में मुझे बहुत कुछ करना है। आप देखोगे शादी करनी है, बच्चे हैं, उनके एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, फिर आप देखोगे वैकेशंस है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, इनको मैं टारगेट रख के अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करूँगा। ठीक है, तो मुझे बजट निकालना पड़ेगा। बजट कुछ ऐसा हो जो इन्फ्लेशन को बीट करे। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आज है 5 साल बाद वो सेम नहीं रह सकती, 10 साल बाद और महंगी हो जाएगी, 15-20 साल बाद और महंगी हो जाएगी। ठीक है, फिर मेरा रिटायरमेंट प्लान है, तो मुझे कुछ ऐसा कॉर्पस चाहिए जो मुझे एक रेगुलर इनकम भी दे सके, जिसको अगर मैं वापस से इन्वेस्ट करूं तो मुझे रेगुलर इनकम आ सके। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गोल्स आपको पता होना चाहिए, फिर कितना बजट आएगा उसमें वो भी पता होना चाहिए। देन हमें टेन्योर देखना है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में मुझे घर लेना है, 20 ईयर्स में जो बच्चे उनके एजुकेशन का खर्चा उठाना है। तो ये टेन्योर होता है, ये आपको पता होता है कि इतने साल में इतना चीज़ होने वाली, इतने साल में इतनी चीज़ मुझे चाहिए, और उसके मुताबिक आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहले अपने गोल्स को डिफाइन करिए, बजट देखिए, टेन्योर देखिए, और उसके बाद आप कितना SIP करना है, कितना लमसम करना है, आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी फाइनेंशियल फ्रॉड वाले स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखोगे ये वेल रेगुलेटेड स्कीम्स होती हैं सारी म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी आपको मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाता हूँ। जो टाइटल था कि 1 करोड़ के बाद कैसे आपका जो वेल्थ है, ठीक है, वो कैसे एक्सप्लोड हो जाता है और बहुत सारे पैसे आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो मान लीजिए अभी मैं 30,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर 1 करोड़ का अचीवमेंट चाहिए तो मुझे उसको अचीव करने के लिए लगेंगे 12 साल। ठीक है, लेकिन जो दूसरा है 2 करोड़, दूसरा करोड़ मेरे पास कितने साल में आ जाएगा? 17 साल में। मतलब 12वें साल में मुझे 1 करोड़ आ रहा है, 17वें साल में मुझे 2 करोड़ हो जाएगा, वही 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा। तो आप देखिए कि पहला करोड़ मुझे अचीव करने में 12 साल लगे, दूसरा करोड़ अचीव करने में सिर्फ 5 साल लगे, टोटल 17 साल। ठीक है, 12 साल के बाद सिर्फ 5 साल लिया, पूरा 7 साल कम हुआ। तीसरा करोड़ अगर आएगा तो 22वें साल में आ गया। तो अगर मैं अभी से ये कोशिश करता हूं कि मुझे इतना रिटर्न मिले, तो आप देख सकते हो सीधा 22वें साल में आपको आ गया। चौथा करोड़ आप देखिए वहां पर आपको 24वें साल में आ गया, सिर्फ 2 साल बाद। ठीक है, सिर्फ 2 साल बाद। ठीक है, तो 4 करोड़ हो गया। 1 साल बाद आप देखिए कितना हो गया आपका, वही 30,000 का इन्वेस्टमेंट ही है, आपको 5 करोड़ मिल रहा है। वही 26 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 6 करोड़ मिल जाएगा। सेम देख सकते हो 1-1 साल आगे बढ़ गया है। और जस्ट देखिए आगे, देखिए ये 29 ईयर्स तक के लिए मैं कर रहा हूँ तो 9 करोड़ है। 10th करोड़, अगला जो 1 करोड़ है वो 8वें महीने में आ गया। तो आप देख सकते हो कि ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्यों वेल्थ एक्सप्लोड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 1 करोड़ मुझे 12 साल में मिल रहा है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, 12वें साल में मिल रहा है। यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है कि आगे जाके साल कम हो गया? ये है बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि 12 साल में जो भी कंपाउंडिंग हुआ है,
जिसका 1 करोड़ बनाया है, अभी 12 साल के बाद वो जो भी कंपाउंडिंग होगा वो आपके 1 करोड़ के ऊपर होगा, ठीक है। तो अगर 12% का रिटर्न है तो आप देख सकते हो कि 12% का रिटर्न कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 12 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर उसी पे होगा 1 करोड़ 12 लाख पे आपको रिटर्न आएगा, ठीक है। वो सीधा आपको 1 करोड़ 25-26 लाख हो जाएगा। तो ऐसे कर करके आपको इतना रिटर्न आ सकता है, ठीक है। लेट मी टेल यू कि ये कैलकुलेशन सिर्फ मैंने 12% पे नहीं, वेरियस उस पर देख सकते हो, मैंने एक्सेल में निकाल के मैंने कुछ परसेंटेज देखा, उसके हिसाब से किया। बिटवीन 12 to 18% के बीच में रिटर्न्स है, तो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देखे, एक्सपेक्टेड मैंने वॉलेटिलिटी देखी और उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन आया है, ठीक है। अभी इसको अगर और मैं स्पीड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि जैसे अभी हर एक साल मेरी सैलरी सेम नहीं रहेगी, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहेगी, राइट। तो बढ़ती रहेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, ठीक है। तो वो सैलरी भी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो अगर मैं पहले साल में 30,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 12 साल लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सेम मैंने यहाँ पर 35,000 का इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो देखिए वो चीज़ मुझे 13वें साल में अचीव हो गई, ठीक है, सीधा 13वें साल में अचीव हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो 35,000 का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, वहाँ पर 13वें साल में, आई एम सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, इट इज़ लाइक 13.8 था ये, ठीक है, आई एम सॉरी यहाँ पर। तो ये 13.8 में मुझे अचीव हुआ है, ठीक है, 13.8, और यहाँ पे जो था वो 15.4 ऐसा कुछ है, 15.5, ठीक है। तो यहाँ पर 13.8 और यहाँ पर 15.5 था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे जो अचीवमेंट है उसमें डिफरेंसेस क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12, ठीक है, देन यहाँ पर आ रहा है 13.8, ओके, एंड देन उसके बाद सीधा यहाँ पर आ रहा है मुझे 15, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टाइम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि मैंने पहला जो कुछ साल तक, ठीक है, ईयर्स टू टारगेट, वो मैंने यहाँ पर पहले साल मैंने अगर मान लीजिए कुछ मैंने 30,000 का इन्वेस्टमेंट शुरू किया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता हूँ, 35,000 करता हूँ, तो मुझे सेम चीज़ आप देख सकते हो, ये यहाँ पर मुझे इतने साल में आ रही है 14.1 ईयर्स, ठीक है। जब मैं अपने इन्वेस्टमेंट को 40,000 कर देता हूँ, ठीक है, तो जो चीज़ मुझे अचीव होनी थी, ठीक है, 22 साल में, वो मुझे 16वें साल में यहाँ पर अचीव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं उसी इन्वेस्टमेंट को 45,000 कर देता हूँ, ठीक है, तो जो मुझे 24 ईयर्स में अचीव हो रही है वो यहाँ पर 17.6 ईयर्स में अचीव हो रही है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 14.1, ठीक है, 12वें साल के बाद मुझे कितने कम टाइम पे मुझे मिल गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे कैसे ये टाइम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 18.8, ठीक है, फिर 20, फिर 21.6, ठीक है, 22.5, फिर 23.4, ठीक है, आगे आप देख सकते हो 24। लास्ट वाला आप देख सकते हो कि जब मेरा इन्वेस्टमेंट 75,000 बढ़ गया तो वहाँ पे जो मुझे रिटर्न चाहिए था वो मुझे 6 महीने के अंदर में मिल गया, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे अचीव हो रही है यहाँ पर 30 ईयर्स में, वो वहाँ पर 24 ईयर्स में अचीव हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पर टॉपिक हमने बताया था कि क्यों 1 करोड़ के बाद आने वाले जो करोर्स हैं वो कितने आसानी से और कम टाइम में मिल जाते हैं, वो यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है, ठीक है। लेट मी रिमाइंड यू कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड की है, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया गया और उसके मुताबिक यहाँ पर कंपाउंडिंग बताया गया। कुछ वेरिएशंस है, ठीक है। हमने ये भी देखा है कि चलिए कहीं कहीं पर आप देख सकते हो कि जैसे ये जो टाइम है, ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ फिक्स नहीं होती, अगर बीच में कुछ अनसर्टेनिटी आती भी है तो भी आप देखोगे कि जो टाइम है वो थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं होता है कि जो चीज़ आपको 2 साल में मिलनी चाहिए थी वो आपको 6-7 साल ले रही है, ठीक है। कुछ महीनों का फर्क हो सकता है। तो इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो ब्रॉड व्यू है, जो लॉन्गर टर्म गोल है, वो आपको उस स्टिपुलेटेड टाइम में मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा कि क्यों 1 करोड़ से हमें ज़्यादा का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हेडलाइन भी मैंने दी थी कि बेनिफिट ऑफ टारगेटिंग द हायर रिटर्न्स, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।